नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। क्या कोई 70 किलोग्राम का इंसान एक ऐसी खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर सकता है जिसके आगे लोहे की सकरी ग्रिल लगी हो? क्या 9वीं मंजिल से गिरने के बाद भी किसी के शरीर से खून की नदी बहने के बजाय सिर्फ कुछ कतरे ही जमीन पर गिरते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी छात्र की मौत के तुरंत बाद फॉरेंसिक टीम के आने से पहले ही हॉस्टल की दीवारों, फर्श और दरवाजों के हैंडल को आधी रात को भारी मशीनों से सैनिटाइज या क्लीन करना क्या एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा सकता है? क्या यह पूरी कहानी जुड़ी हुई है बेंगलुरु से। यह पूरी कहानी MAHE मणिपाल बेंगलुरु कैंपस के बीटेक IT सेकेंड ईयर के 20 वर्षीय छात्र लक्ष्य मिश्रा की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल या निशान खड़े करती है। 7 अप्रैल 2026 की तड़के सुबह झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले लक्ष्य मिश्रा हॉस्टल परिसर में मृत पाए गए। संस्थान ने इसे सीधे तौर पर 9वीं मंजिल से कूदकर की गई आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन घटना के पीछे की डिजिटल टाइमलाइन, भौतिक साक्ष्य और प्रशासनिक हड़बड़ी कई गंभीर विसंगतियों और अनसुलझे सवालों की ओर इशारा कर रही है। जब इस मामले से जुड़े दस्तावेजों और भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है तो मणिपाल यूनिवर्सिटी का सुसाइड नैरेटिव भौतिक और वैज्ञानिक तथ्यों की कसौटी पर विरोधाभासी नजर जान पड़ता है। खिड़की की फोटो का बारीकी से निरीक्षण करने पर साफ दिखाई देता है कि उस खिड़की के आगे लोहे की क्रॉस ग्रिल रेलिंग लगी हुई है। इस ग्रिल के बीच का गैप इतना सकरा है कि वहां से 70 किलो के एक वयस्क युवक का पूरा शरीर बिना ग्रिल तोड़े बाहर निकलना मुश्किल है। लक्ष्य के पिता अंजनी कुमार मिश्रा ने अपने बयानों में इस बात को उठाया है कि इस सकरी जगह से किसी का खुद कूद जाना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। फॉरेंसिक विज्ञान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 9वीं मंजिल से नीचे गिरता है तो भारी आंतरिक व बाहरी चोटों के कारण शरीर छत बिछत हो जाता है और घटनास्थल पर भारी मात्रा में रक्तपात, ब्लड पूल होता है। लेकिन लक्ष्य के मामले में जमीन पर केवल खून का एक छोटा सा कतरा मिला। इसके अलावा लक्ष्य के शरीर पर 7 अलग अलग चोटों और कट्स के निशान थे जिसकी चर्चा नहीं है, जो ऊंचाई से गिरने के बजाय किसी संघर्ष की ओर इशारा करती है। डिजिटल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट के स्क्रीनशॉट और कमेंट्स में भी छात्रों ने इस बात की पुष्टि की है। 6 अप्रैल 2026 की देर रात लगभग 11:15 बजे करीब के CCTV फुटेज के विश्लेषण से यह पता चलता है कि लक्ष्य मिश्रा गलियारे कॉरिडोर में फ्लोरल प्रिंट शर्ट में टहल रहा है। ठीक उसी समय पास के एक कमरे में कई अन्य छात्र पीछे देखते हुए कमरे में जाते दिखाई पड़ रहे हैं और लक्ष्य मिश्रा की तरफ पलट पलट कर देखते हैं। यह असामान्य छात्र गतिविधि सीधे तौर पर कथित रैगिंग या किसी आपसी विवाद की आशंका को जन्म देती है, जैसे कि स्थानीय मीडिया द्वारा भी इस बात को रेखांकित किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुआ है? आधी रात का रहस्यमयी क्लीनअप ड्राइव इस मामले का सबसे बड़ा डरावना और संदिग्ध है, जिसे डिजिटल फोरम पर छात्रों ने भी कहीं न कहीं उजागर किया है। जांच में यह बात सामने आई है कि लक्ष्य ने अपने पिछले सभी सेमेस्टर अच्छी CGPA के साथ पास किए थे। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। जिस चौथे सेमेस्टर के तनाव की बात कही जा रही है, उनकी परीक्षाएं तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी। ऐसे में परीक्षा से पहले ही नंबर कम आने के डर से आत्महत्या की थ्योरी पूरी तरह बेबुनियाद साबित होती दिख रही है। इसके अलावा जब छात्र हॉस्टल में पूरे 30 दिन मौजूद था और सुबह शाम उसकी अटेंडेंस लग रही है, तो कॉलेज की कक्षाओं में उसकी गैर हाजिरी को लेकर प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल कई खड़े होते हैं। आंकड़ों और फाइलों से अलग इस घटना का सबसे दर्दनाक चेहरा लक्ष्य के पिता अंजनी कुमार मिश्रा है। जमशेदपुर, रांची के एक मध्यम वर्गीय परिवार ने अपने इकलौते बेटे को इंजीनियर बनाने और अपना भविष्य संवारने के लिए 16 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देकर बेंगलुरु भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा डिग्री लेकर लौटेगा, लेकिन उन्हें मिली तो सिर्फ एक लाश और संस्थान की बेरहम खामोशी। अपने इकलौते जवान बेटे को खोने के पश्चात एक लाचार बेबस पिता ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक को भावुक पत्र लिखकर गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य न्यायाधीश तक से भी पत्राचार किया है कि वो अपनी आवाज को पहुंचा सके। उसकी पुरजोर कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनके पिता को वह रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। पिता का संगीन आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन के ऊंचे रसूख और संस्थागत प्रभाव के कारण स्थानीय पुलिस मामले में हत्या धारा 302 के तहत निष्पक्ष FIR दर्ज करने के बजाय इसे कथित आत्महत्या की कमजोर धाराओं के तहत दबाकर मामले का रफा दफा करना चाहती है। और सबसे बड़ा आघात यह है कि बार बार फॉलोअप करने के बाद भी 3 महीने से ज्यादा समय के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पिता को सौंपा जाता है।
एक जिम्मेदार पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खामियां निकालना नहीं होता है, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना भी है। कैंपस में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने जाना अनिवार्य है। जैसे इस घटना को लेकर स्वतंत्र एसआईटी जांच होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस पर से उठ रहे सवालों को भी देखना जरूरी है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कर्नाटक से बाहर की किसी स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी या हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में गठित एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए। लक्ष्य मिश्रा के पिता अंजनी कुमार मिश्रा इस बात को जानते हैं कि उनका बेटा अब लौट के वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्या एक पिता को इस देश की न्यायिक प्रक्रिया यह हक भी नहीं देगी कि वह जान सके कि उनके बेटे की मौत आखिर कैसे हुई? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस सच को जब तक वह पिता जान नहीं लेगा, उनको जीवन भर चैन नहीं मिलेगा। क्या इस देश की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था इतना भी हक एक पिता को देगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यह एक रहस्य बनके एक पिता के लिए रह जाएगा कि जिस बेटे को कोई माँ बाप इतने जतन से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उनके लिए सपने देखता है, कष्ट करता है, और अचानक उनका बेटा इस तरह से चला जाए। यह प्रश्न जिम्मेदारी कुर्सी पे बैठे हुए सभी व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। तभी जाकर के लक्ष्य मिश्रा के पिता अंजनी कुमार मिश्रा के दर्द को हम महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।